फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 में कुछ बेसिक टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे स्टेडी दबाव की इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट वाज इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पर यूनिट टाइम, और द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट वाज आई। ये हमने कल पढ़ा था। देन हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ की डेफिनेशन क्या थी? द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सही है। दोनों में डिफरेंस क्या था, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में? जो ईएमएफ होता है ये वो वोल्टेज होता है जो कि जो स्टैटिक चार्जेस होती हैं, यानी कि जैसे बैटरी वगैरह की, उनको ड्राइव करने के लिए काम आता है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस वाला वोल्टेज होता है वो किसके लिए काम आता है? जो हमारी आम पावर सप्लाई होती है, वहाँ पे जो करंट की चार्जेस होती है उनको फ्लो करवाने के लिए काम आता है। सही है। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं द फर्स्ट लॉ ऑफ दिस चैप्टर, और उसका नाम है ओम्स लॉ। सही है। ओम्स लॉ की डेफिनेशन है कि भाई जो हमारा वोल्टेज होता है, हम इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, चाहे वो ईएमएफ हो या कुछ भी हो। तभी मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा था वोल्टेज। जो हमारा वोल्टेज होता है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इलेक्ट्रिक करंट के। यानी कि वेरी सिंपल है। अगर ये हमारे पास सर्किट है बेसिक सा, ये हम कहते हैं बेसिक सर्किट ऑफ द ओम्स लॉ, जिसमें मैंने एक बैटरी लगाई हुई है और एक मैंने लगाया हुआ है रेजिस्टर। ये वाली सैंपल होती है रेजिस्टर की। तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ बाद में कि रेजिस्टर क्या होता है। फिलहाल हमने बेसिक लगाया रेजिस्टर। यहाँ से जब हम वोल्टेज देंगे, अगर ये वोल्टेज है 10 वोल्टेज का, तो करंट फ्लो होगा 10 के हिसाब से। अगर ये वोल्टेज बढ़ जाए, हो जाए 50 वोल्टेज, तो करंट क्या होगा? वो भी ज़्यादा होगा। इट मीन्स के जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना करंट भी क्या होगा? ज़्यादा फ्लो होगा। क्लियर है बात? तो जब हम प्रोपोर्शनल की हटाते हैं तो बराबर देके कोई ना कोई कांस्टेंट देते हैं। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है उसकी सिंबल होती है कैपिटल आर, और इसका नाम होता है द रेजिस्टेंस। सही है। रेजिस्टेंस होती क्या है? रेजिस्टेंस का मकसद होता है कि ये जो रेजिस्टर हमने यूज किया है, इसकी एबिलिटी होती है कि ये कितने करंट को रिड्यूस कर रहा है, इसको ब्लॉक करता है। आई बात समझ में? यानी कि बात याद कर लो, जो रेजिस्टर्स होते हैं, जैसे हमने कैपेसिटर्स पढ़े थे, कैपेसिटर्स क्या कर रहे थे? चार्जेस को स्टोर करवा रहे थे। और जो रेजिस्टर होता है ये क्या करता है? करंट के फ्लो को रोकता है, इसको स्लो करता है। आई बात समझ में? तो रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अगर हम यहाँ से R का वैल्यू निकालेंगे तो I मल्टीप्लाई में R उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो R किसके बराबर हो गया? V अपॉन I के बराबर हो गया। तो जो ओम्स लॉ है उसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारी रेजिस्टेंस होती है वो बराबर होती है द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अगर हम वोल्टेज और करंट का रेशियो लेंगे तो ये बराबर होता है किसके? रेजिस्टर के। अब क्योंकि रेजिस्टेंस है एबिलिटी, इट मींस कि ये होगी हमारी फिजिकल क्वांटिटी, इसको मेजर भी कर सकते हैं। तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है उसको हम कहते हैं ओम। यानी कि जो इस लॉ का नाम है वही इसका यूनिट है ओम। लेकिन ओम की सिंबल होती है ये वाली, यानी कि हम थोड़ा सा यूज करते हैं, फिर ये यूज करते हैं और फिर यूज करते हैं। ये होती है हमारे ओम की सिंबल। तो ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो हमने इस फार्मूले में पुट किया R की जगह 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पीयर। इट मींस कि the ratio between 1 volt to the 1 ampere will always give you 1 ohm। क्लियर है? यहाँ तक अब अगर कोई क्वेश्चन है तो भले आप पूछ सकते हैं। इधर देखें, मैंने एक सिंपल सा सर्किट बनाया और ओम्स ने डिफाइन किया कि जो वोल्टेज होता है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हम R देंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसका नाम होता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का अगर हमने वैल्यू निकाला तो बराबर होता है रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट के। तो ये जो रेशियो वोल्टेज एंड करंट होता है इसको भी हम ओम्स लॉ ही कहेंगे। जो रेजिस्टेंस होता है इसका यूनिट होता है ऐसा है ओम, जो कि हमें मिलेगा कैसे? जब हम रेशियो लेंगे 1 वोल्ट और 1 एम्पीयर का, तब हमें मिलेगा। सही है। अब ये जो रेजिस्टेंस होती है ये वाली, इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। पहला ये वाला फैक्टर, ये जो मैंने रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टर बनाया, अगर इधर देखें ये रेजिस्टर है इतना, दूसरा मैंने बनाया ये रेजिस्टर से इतना, दोनों में लेंथ किसकी बड़ी? नीचे। जिसकी लेंथ बड़ी उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। मींस कि जो हमारी रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ में।
जितने बड़े लेंथ वाले रेजिस्टर्स होंगे उनकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सिमिलरली ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। ये तो अंदर वाला स्ट्रक्चर होता है, जब हम बाहर वाला स्ट्रक्चर देखते हैं रेजिस्टर्स का तो यू होता है, ये यू होता है। अब ये हो गया टोटल इनका क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इनमें बीच में ये वाली वायर यूज होती है, ये वाली। अब ये वायर जितनी पतली होगी उतना रेजिस्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर इन वायर्स का जो एरिया है ज्यादा होगा, इनकी मोटी होगी, तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, वो कम होगी। इट मींस कि जो हमारे रेजिस्टेंस है इट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अगर हमने इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया तो क्या होगा, हम बराबर देंगे और कोई ना कोई कांस्टेंट देंगे। ये जो कांस्टेंट है डेंसिटी वाला कांस्टेंट है, इसको हम पढ़ते हैं रो। लेकिन यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम इसको डेंसिटी नहीं पढ़ेंगे, रो बिल्कुल है लेकिन इसका नाम यहाँ पे होता है रेजिस्टिविटी। सही है। तो जो रेजिस्टिविटी होता है, अगर हम उसका यूनिट निकालेंगे इसमें से, तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम और मीटर। अब ये मैंने सब चीज़ें अलग अलग इसलिए लिखवाई है क्योंकि इनसे रिलेटेड हमारे पास प्रॉब्लम्स होते हैं। आई बात समझ में। रेजिस्टेंस अलग बात है, वो हमने यहाँ पे पढ़ी, रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट हो गया। रेजिस्टिविटी हमने यहाँ पे पढ़ी। अगर हम इस रेजिस्टिविटी का फार्मूला निकालेंगे तो हमारी रेजिस्टिविटी बराबर हो जाएगी आर ए अपॉन एल के। आर मतलब हो गया रेजिस्टेंस, ए मतलब हो गया एरिया और एल मतलब हो गई उसकी लेंथ। आई बात समझ में। जाने के ये वाला अलग क्वेश्चन था, ये वाला अलग क्वेश्चन था, लेकिन हमने साथ पढ़ा क्योंकि इससे रिलेटेड था। सही है। तो रेजिस्टिविटी के दो फैक्टर्स होते हैं, लेंथ और एरिया। लेंथ के रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सही है। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। हाँ, आसान तो ये तो मुश्किल है। अब देखें, पहले रेजिस्टर्स को पढ़ते हैं फिर हम उससे आगे चलेंगे कि रेजिस्टर क्या होता है। सब देखें, हमने थोड़ा सा रिवाइज करवाओ। हमने कैपेसिटर पढ़ा था, याद है? कैपेसिटर की शेप क्या थी, ये वाली। फिर मैंने जब कैपेसिटर पढ़ाया था मैंने क्या कहा था कि ये कौन सी डिवाइस है, ये पैसिव डिवाइस है। पैसिव का मकसद मैंने तब भी बताया था कि कुछ हमारी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस पैसिव होंगी और कुछ होंगी एक्टिव। पैसिव वो डिवाइसेस जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करती है और एक्टिव वो चार्जेस होती है जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस और करंट को कंज्यूम करती है, उसको स्टोर नहीं करती आपस में। ठीक है। तो कैपेसिटर हमने यहाँ पे पढ़ा था, उसकी शेप आप याद करें। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेजिस्टर्स। तो जो रेजिस्टर्स होते हैं ये हमारी होती है पैसिव और सॉरी एक्टिव इलेक्ट्रिक डिवाइस। ठीक है। अब हमें ये पता चला कि ये अगर पैसिव थे कैपेसिटर्स तो ये चार्जेस को कर रहे थे स्टोर, लेकिन जो रेजिस्टर्स होते हैं ये हो गए हमारे एक्टिव डिवाइसेस, जो कभी भी चार्जेस को या इलेक्ट्रिक करंट को स्टोर नहीं करेंगे, लेकिन ये क्या करेंगे, ये ऑलवेज कंज्यूम। अब जो कंज्यूम का लफ्ज होता है इलेक्ट्रिसिटी में, हम उसकी जगह पे यूज करते हैं डिसिपेट। डिसिपेट भी चार्जेस, आप इसको चार्जेस कहें या फिर आप कहें इसको आई बात समझ में। अक्सर करके ये जो हम रेजिस्टर्स यूज करते हैं ये हम कहाँ पे यूज करते हैं, जितने भी हमारे पंखों के अंदर जो होते हैं, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तकरीबन सब में यूज होते हैं। आई बात समझ में। मींस कि जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, इवन अगर हमारा रिमोट कंट्रोल हो गया उसमें भी यूज करते हैं, टेलीविजन में भी यूज होते हैं, फैंस में यूज होते हैं,
मोबाइल फोन्स में यूज होते हैं, कंप्यूटर्स में यूज होते हैं, हर जगह पर इनको यूज करते हैं। इनका काम क्या होता है? रेजिस्टर्स का इनका काम होता है टू स्टॉप और रिड्यूस, यहाँ पे हम करते हैं टू रेजिस्ट दी फ्लो ऑफ करंट। आई बात समझ में? यानी कि जब भी हम ये चाहते हैं कि जो करंट बाहर से आ रहा है वो यहाँ तक ना पहुँचे, उसको ब्लॉक करवाने के लिए, उसके वैल्यू को रिड्यूस करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? रेजिस्टर्स को यूज करते हैं। रेजिस्टर्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होगा? उसकी रेजिस्टेंस होगी। रेजिस्टेंस इधर देखें, रेजिस्टर्स जो भी होते हैं अंदर से जो वायर्स होती है, बाहर से जब हम इनको देखेंगे एक इनकी शेप ये भी होती है और जो दूसरी इनकी शेप होती है ये होती है। ये स्ट्रिप्ड होते हैं। स्ट्रिप मतलब क्यों होते हैं? ये जो स्ट्रिप्स होते हैं इनके ऊपर होते हैं कलर्स। सही है? इधर देखो, ये एक अलग कलर का होगा, ये अलग कलर का होगा, ये अलग कलर का होता है, ये अलग कलर के होंगे। इस तरीके से ये कलर्स होते हैं। रेजिस्टर्स जैसे कैपेसिटर्स होते हैं, इनके ऊपर रीडिंग लिखी हुई होती है कि ये कितनी मेजरमेंट के हैं, यानी कि ये कितनी चार्जेस को स्टोर करवा सकते हैं। बताओ, इधर देखें, इनके ऊपर वैल्यू नहीं लिखा होता है, इनके ऊपर क्या होता है? कलर्स होते हैं। इधर देखो, अब कलर्स कैसे होंगे? इधर देखो सर, स्ट्रिप्स होंगे, यानी कि यूं बने होते हैं पोर्शन। मिसाल के तौर पे अगर पहला कलर है रेड तो दूसरा होगा ग्रीन और येलो भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, आखिर में होता है इसके सिल्वर, यहाँ पे गोल्ड। सही है? इसके ऊपर कभी भी वैल्यूज नहीं लिखे होते। अब इन कलर्स की मदद से हम क्या करते हैं? कलर कोडिंग करते हैं और फिर इनका वैल्यू हम खुद निकालते हैं। अब अगर वो टॉपिक होगा आगे तो आप वैल्यू कि हम इन कलर्स को कैसे रीड करके और रेजिस्टर्स के वैल्यूज निकालते हैं। आई बात समझ में? इधर देखो, हमने जब कैपेसिटर पढ़े थे तो यहाँ पे तो दो सिर्फ इलेक्ट्रोड्स थे, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं था। जो हमारे रेजिस्टर्स होते हैं इनमें क्या होता है? इनमें भी कोई टर्मिनल नहीं होता। आपकी मर्जी है, आप इसको इधर से लगाएं या इधर से लगाएं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सही है? आई बात समझ में? इधर देखें, अगर प्लीज लुक हियर, अगर मैंने एक सर्किट बनाया, ये मैंने वोल्टेज दिया, यहाँ से वोल्टेज है तकरीबन 220 वोल्ट का। 220 वोल्ट का अगर ये वोल्टेज आ रहा है, इधर देखें 220 का वोल्ट जा रहा है यहाँ से और मुझे चलाना है कंप्यूटर को चलाने। अच्छा, 220 वोल्ट का जा रहा है। सपोज हमने कर लिया कि जो हमारा करंट है वो तकरीबन फ्लो यहाँ से करेगा अराउंड 110 एम्पियर। सही है? 110 एम्पियर का यहाँ से करंट जा रहा है। हमने एक एग्जांपल सपोज कर लिया, कंप्यूटर कितने वोल्टेज पे चलता है, उसको कितना करंट चाहिए? वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसको करंट और वोल्टेज बहुत कम चाहिए, मैक्सिमम उसको 24 वोल्टेज चाहिए, बस 2 या 3 एम्पियर चाहिए होता है बस। अगर 2 एम्पियर या 3 एम्पियर से करंट ज़्यादा हो गया तो कंप्यूटर उड़ जाएगा। ये वो पुराने दौर का होगा, अपन वो सारे मोहल्ले की बिजली खींचता होगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है? इधर देखें, फिर हम क्या करते हैं? इस करंट को रोकने के लिए कि मुझे इतना करंट नहीं चाहिए, मुझे 2 या 3 एम्पीयर चाहिए, अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? रेजिस्टर। अब उस वैल्यू का हम डालते हैं कि ये करंट को कितना करे, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उसको सिर्फ छोड़े, पास करने दें, बाकी सारे को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है रेजिस्टर।
आई बात समझ में? सो दिस इज हाउ अ रेजिस्टर वर्क्स इन एनी डिवाइस। किसी भी डिवाइस में ये ऐसे काम करता है। क्या बताओ? इसमें कोई क्वेश्चन? आसान है। एक आखिरी चीज रह गई थी, इधर देखें, हमने ये पावर सप्लाई की थी, ये वाली वोल्टेज एक ये होती है, इधर देखो जो वोल्टेज हमने पढ़ा था ना, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, अगर ये वाली सैंपल हो और बीच में यूं हो तो इसका मकसद क्या होता है? ये है एसी सप्लाई। एसी सप्लाई मतलब जो ये वाला हमारा करंट आ रहा है, ये वाला वोल्टेज, सही है। अगर मैंने यूं दो यूं निशान बनाए, ये होता तो डीसी सप्लाई है, लेकिन टू सेल्स होंगे इसमें, दो सेल वाला, यानी कि दो बैटरीज होंगी, दो बैटरीज, टू बैटरीज कर, जैसे हम रिमोट कंट्रोल में डालते हैं, कितने सेल्स डालते हैं? तो ये हो गए दो बैटरीज। आई बात समझ में? अगर यूं सैंपल दो होंगे तो दो, अगर ये एक हो तो ये होता तो डीसी सप्लाई है, लेकिन वन बैटरी वाला होता है। तो ये सैंपल से आपको याद करिए। फिर इधर देखो, अगर ये हो तो अगर और बीच में यूं लाइन हो तो नॉट रेजिस्टर है, इसको हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर, या आप इसको कह सकते हैं वेरिएबल रेजिस्टर। ये वाला होता है फिक्स। मुझे सुनो, ये जो रेगुलेटर है पंखे का, कभी नोट किया है? इसको कम करते हैं तो पंखा स्लो हो गया, तेज करते हैं कम स्लो, क्या करते हैं? जहाँ पे यूज होता है ये वाला पोटेंशियोमीटर। अगर हम स्लो करते हैं, स्लो का मकसद क्या है? हम रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं। अब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो क्या करेगा? थोड़े से करंट को छोड़ता है, पंखा स्लो चलेगा। अगर हमने स्पीड बढ़ा दी पंखे की, रेगुलेटर की, यानी कि हमने क्या किया? रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज कर दिया। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज हो गया तो क्या होगा? करंट ज्यादा होगा। तो ये आपको निशानियां हैं जो कि आपको याद करना है। आई बात समझ में? अब सुने, अगर इन्हें कल स्कूल सॉल्व किए तो सेंटर में रिमेन होते हैं, यहाँ सेंटर होते हैं।